हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल JH एग्जाम प्लेक्स पे। जैसा कि आपको पता है, JH एग्जाम प्लेक्स आपके जितने भी VBU के कोर्सेस हैं, चाहे वो MDC हो, मेजर हो, माइनर हो, ये सब की तैयारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा है। साथ ही आपको नोट्स मिल रहे हैं, प्रिंटेड नोट्स। तो नोट्स के लिए आपको क्या करना है, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, हमारे व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर लें। ये जो भी क्लासेस चल रही हैं, ये नोट्स आपको वहां पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा और वो नोट्स को आप डाउनलोड कर ले या आप डायरेक्टली PDF से आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इस चीज का आप लाभ उठा सकते हैं। अब हम लोग जो देख रहे हैं MDC में सेमेस्टर 1, 2, 3 के लिए जो हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आज उसका 11th क्लास है MDC हिस्ट्री का। और हम लोग क्रांतिकारी संगठन और क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ रहे थे। तो मैंने इसके पहले क्लास में भी आपको बताया था कि जो क्रांतिकारियों और क्रांतिकारी जो संगठन है वो 2 फेजेस में चला था। एक वर्ल्ड वॉर से पहले, विश्व युद्ध के पहले, और एक विश्व युद्ध के बाद। तो इसके पहले हम लोग ने चर्चा किया था विश्व युद्ध के पहले, जैसे हम लोग ने चर्चा किया था चापेकर बंधुओं के बारे में, ठीक है, खुदीराम बोस के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी इसके पहले क्लास में, और देखा था कैसे महाराष्ट्र एकदम जो मेन सेंटर पॉइंट बन गया था क्रांतिकारियों का। आज हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे जो विदेश में क्रांतिकारी संगठन चले हैं, जैसे आपका लाला हरदयाल के द्वारा जो गदर पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था सैन फ्रांसिस्को में वो, और हम लोग देखेंगे जो मैडम भिकाजी कामा है, कैसे वो उनका मैडम भिकाजी कामा कौन है, वो पहले ऐसे हैं जो तिरंगा फहराए थे विदेश में। ठीक है, और हम लोग जो देश में जो क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ी हैं, जिसमें आपके चंद्रशेखर आजाद हो गए, सचिन सन्याल हो गए, और आपके राजगुरु हो गए, भगत सिंह हो गए, ये सब कैसे मिलके अपना संगठन को तैयार करते हैं और अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के लिए अपना एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। तो हम लोग देखेंगे आज कि HRA का फॉर्मेशन कौन किया था, HSRA का फॉर्मेशन कब हुआ था, भगत सिंह किससे जुड़े हुए थे, भगत सिंह किस किस कारणों से, उनको किस षड्यंत्र के तहत उनको फांसी दी गई थी, ये सब चीज के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहला आपका काम है कि इससे पहले जो 10 वीडियो MDC हिस्ट्री पे चली है, आप उसको जाके देखें, आप उसका नोट्स बनाएं या नोट्स डाउनलोड करें और उसका रिवीजन आप बार बार करें, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट किसके लिए है, सेमेस्टर 1, 2, 3 जो MDC है वो सेमेस्टर 1, 2, 3 में है, उसी के लिए वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब तो करना ही है। ठीक है, चलिए, तो आज हम लोग देखेंगे रेवोल्यूशनरीज एंड रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, क्रांतिकारियों और क्रांतिकारी जो संगठन थे। तो उसमें हम लोग गदर पार्टी, HSRA, VD सावरकर के बारे में इसके पहले क्लास में मैंने चर्चा की थी, भगत सिंह, खुदीराम बोस के बारे में इसके पहले क्लास में चर्चा की थी, औरोबिंदो घोष और उधम सिंह। कुछ कुछ पॉइंट्स आज भी हम लोग नहीं देखेंगे जो कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि ये देखिए जो डेट है बहुत लंबा है। 1905 से लेके 1942 कोई कम समय नहीं होता है, बहुत ज्यादा समय होता है। तो इन समय में हम लोग कैसे पूरे चीज को पढ़ेंगे और कम टाइम में कैसे पढ़ लें, क्योंकि एग्जाम आपका सर पे है, तो हम लोग कम टाइम में इसको पढ़ के कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये चीज पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। बाकी डिटेल में आपको पढ़ना है तो आप NCERT रीडिंग जरूर करें। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग जो सबसे पहले चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे विदेश में, जैसे ये गदर पार्टी, विदेश में जो क्रांतिकारी संगठन उभरे थे वो क्रांतिकारी संगठन कैसे थे, कौन कौन उसमें संलिप्त थे। ठीक है, और उसका जो काम वहां पर किया गया उन लोगों के द्वारा, जो विदेश के क्रांतिकारी संगठन थे, वो अंग्रेज को किस तरीके से चोट पहुंचाया, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप देखेंगे यहां पर हेडिंग आपका क्या है, विदेशों में क्रांतिकारी संगठन एवं कार्य।
तो विदेश में जो क्रांतिकारी संगठन और उनके द्वारा जो कार्य किए गए थे उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट छाट के मैं यहाँ लाया हूं, जो जो आपके सिलेबस में था उसको आपको पढ़ना है। और भी आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैं बता दूं, आप बुक्स जरूर पढ़ें। वहां से होगा क्या, आपको कोई लाख नोट्स दे दे, आप बुक पढ़ेंगे तो आप एक्स्ट्रा लिख पाएंगे। आ रहा है बात समझ में? तो आप बुक पढ़ें, मेरा वीडियो देखें, और ये जो नोट्स है ये आपका रिवीजन, एज अ रिवीजन पर्पस आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि विदेश में जो क्रांतिकारी संगठन थे वो उनका नाम क्या था, वो कैसे वहां पर पनपे थे और उनका कार्य क्या था, इस सब के बारे में, और उसमें कौन कौन सम्मिलित थे, ये चीज हम लोग अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो आतंकवादी गतिविधियां, आप इसको क्रांतिकारी गतिविधियां बोलेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, आतंकवादी शब्द ठीक नहीं। क्रांतिकारी गतिविधियां सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रही। इसके पहले हम लोग देखे थे तो विश्व युद्ध के पहले का हम लोग चर्चा किए थे, वहां पर मेनली मैं चर्चा किया था भारत का। आप देखेंगे उसमें जितना भी सिटीज का नाम था सब इंडिया के थे। लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे जो विदेशों में क्रांतिकारी संगठन पनपे थे, उनका क्या काम था। तो आतंकवादी गतिविधियां सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रही। तो भारत तक ही सीमित नहीं रही मतलब ये विदेशों में भी फैली होंगी। वो कौन कौन सी? अनेक क्रांतिकारी सरकारी चंगुल से बचने के लिए विदेश चले गए और वहीं से अपना संघर्ष जारी रखा। तो जितने क्रांतिकारी सरकारी अपना सरकार से बचने के लिए, उसके सरकार के चंगुल से बचने के लिए वो क्या किए, वहां से बचने के लिए वो विदेश चले गए और अपना संघर्ष को क्या किए, वो जारी रखे। तो उसके फलस्वरूप हुआ क्या, लंदन, पेरिस, ये चीज को आप सबको अंडरलाइन करेंगे, किस किस जगह ये कार्यक्रम जो है बहुत तेजी से फैल रहा था। तो आप देखेंगे लंदन, पेरिस, उत्तरी अमेरिका, जर्मनी, जापान, बर्मा, मलाया, बैंकॉक, चीन आदि जगहों में भी ये क्रांतिकारी संगठन बने थे। तो इन जगहों पर ये क्रांतिकारी संगठन बने थे। लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 ईस्वी में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। तो आप देखेंगे, इसको अंडरलाइन करेंगे, जहां भी आपको डेट दिख रहा है उसको आप अंडरलाइन करेंगे। तो 1905 ईस्वी में कौन, 1905 ईस्वी में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना होती है। और स्थापनाकर्ता कौन है, जिसका स्थापना कौन किए थे, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो आप ये सब चीज जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं अपने नोट्स में आप अलग से लिखेंगे। ठीक है, कैसे? श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा किस चीज का स्थापना किए थे? ये इंडिया होम रूल सोसाइटी, इंडिया होम रूल सोसाइटी। ठीक है, देखिए विदेश में जो संगठन बने हैं, सब विदेश में जितने भी संगठन बने हैं, उस संगठन का काम था जो बाहर हमारे देश के लोग जो बाहर रह रहे हैं उनको संगठित करके जो आजादी की ओर जो अग्रसर थे हम लोग, उस पे उन लोग को सम्मिलित करवाना और अंग्रेजों के विरोध में, अंग्रेजों का विरोध करवाना उन लोग के जरिए, ये काम मेनली होता था जितने भी बाहर संगठन बने हैं। तो ये इंडिया होम रूल सोसाइटी कब बना? तो 1905। आप ये डेट याद रखेंगे। 1905 किस लिए और फेमस है, कोई बता सकते हैं? 1905 और किस लिए फेमस है? तो ये बंगाल विभाजन के लिए फेमस है, आपको पता है। आगे आप देखेंगे उन्होंने मतलब श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, उन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्र निकालकर भारत में स्वराज की प्राप्ति अपनाकर उद्देश्य बताया। देखिए अब वो क्या किए, एक पत्र निकाले, एक पत्रिका निकाले जिनका नाम क्या था, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका। तो सोशियोलॉजिस्ट नामक जो पत्रिका निकाले थे कौन? श्यामजी कृष्ण वर्मा, जो भारत में किस चीज की प्राप्ति के लिए था? भारत में स्वराज की प्राप्ति के लिए उसमें चीजें लिखी हुई थी जिसे लोग उसे पढ़कर समझे तो विदेशों में रह रहे हैं और जो देश व्यापक जो विरोध हो रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ, उसमें भारतीयों का और इन संगठनों का क्या दें, साथ दें। ठीक है, आगे अगर हम लोग देखें, उन्होंने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की। तो देखिए श्यामजी कृष्ण वर्मा, दो चीज इंपॉर्टेंट है,
एक हो गया उधर इंडिया होम रूल सोसाइटी, ठीक है, और एक हो गया आपका इंडिया हाउस। तो दो संगठन का स्थापना कौन कर रहे हैं? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा, ठीक है। इंडिया हाउस का भी स्थापना वही किए, जो आतंकवादियों की गतिविधियों का केंद्र था। आतंकवादी मतलब क्रांतिकारियों का गतिविधियों का केंद्र था। कौन? इंडिया हाउस। इससे सरकार का ध्यान श्याम जी कृष्ण वर्मा की तरफ आकर्षित हुआ। तो जैसे ही इंडिया हाउस का स्थापना किए, अब देखिए कहीं भी क्रांतिकारी गतिविधियां होंगी, कोई ना कोई मुखबिर जरूर होंगे जो सरकार को इसके बारे में बता देंगे। तो सरकार को इसकी भनक लग गई थी कि जो श्याम जी कृष्ण वर्मा है वो इंडिया हाउस में क्या कर रहे थे? क्रांतिकारियों की मदद कर रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ उनको भड़का रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ, या उनका विरोध प्रदर्शन करवा रहे थे उन भारतीयों के, अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है। इससे सरकार का ध्यान किनके तरफ चला गया? श्याम जी कृष्ण वर्मा के तरफ चला गया। और अब क्या होगा आपको पता है, ध्यान अगर केंद्रित हो गया तो सरकार श्याम जी कृष्ण वर्मा का क्या करेगी? दमन करेगी। फलस्वरूप लंदन छोड़कर वे पेरिस चले गए। तो इस चीज का पता श्याम जी कृष्ण वर्मा को भी लग गया कि अब यहां रहेंगे तो अंग्रेज उन्हें क्या करेंगे? पकड़ लेंगे और उन्हें जेल में डाल देंगे, ठीक है। तो वो क्या किए? तो वो वहां से कहां चले गए? पेरिस चले गए, ठीक है। लंदन से कहां चले गए? पेरिस। आगे अगर हम लोग देखें, उनकी जगह नेतृत्व कौन उठाते हैं? तो वीडी सावरकर, ठीक है। इस चीज को आप अंडरलाइन कर लेंगे कि श्याम जी कृष्ण वर्मा की जगह पर उनका फिर नेतृत्वकर्ता कौन बनते हैं? वीडी सावरकर बनते हैं। तो यहां पढ़ेंगे कि वे पेरिस चले गए, उनकी जगह नेतृत्व विनायक दामोदर सावरकर के हाथों में आया। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 1857 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध लिखी, ठीक है। अब इसी समय वो वीडी सावरकर क्या करते हैं? 1857 का जो किताब था, 1857 का जो प्रथम आप बोल सकते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, उस पर अपना एक किताब लिखे थे उसी समय, ठीक है। कौन? वीडी सावरकर। ये चीज मैंने पहले के क्लास में भी आपको बताया है कि वीडी सावरकर कौन कौन सा किताब लिखे थे, मतलब जब हम लोग पढ़ रहे थे एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बारे में उस समय, ठीक है। आगे आप देखेंगे, उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 1857 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्र का युद्ध लिखी। लंदन में क्रांतिकारी कार्रवाइयां बढ़ने लगी, ठीक है। अब लंदन में जितने भी क्रांतिकारी लोग थे, उन लोग का जीना वहां पर मुश्किल हो रहा था, क्योंकि अंग्रेजों को पता लग चुका था कि इन लोग यहाँ पर अंग्रेजों का विरोध करने के लिए जितने भी इंडियंस हैं, जितने भी हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, उन लोग को हमारे खिलाफ भड़का रहे हैं, ये अंग्रेजों को पता लग चुका था। और इसीलिए अंग्रेजों के द्वारा वहां पर दमनकारी जो नीति है वो अपना ली गई थी, जिससे तंग आकर बहुत सारे लोग लंदन से इधर उधर के देशों में फिर जाने लगे, ठीक है। आगे अगर हम लोग देखें तो लंदन में क्रांतिकारी कार्रवाइयां बढ़ने लगी। जुलाई 1909, अब 1909 किस लिए फेमस है, कोई बता सकते हैं? आप पढ़े हैं, कहीं ना कहीं पढ़े होंगे तो बताइए, 1909 किस लिए फेमस है? तो यहां पर एक रिफॉर्म आया था, पता है आपको उस रिफॉर्म का नाम क्या? एक सुधार आया था, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, ठीक है। चलिए उसके बारे में चर्चा नहीं करते, अभी हम लोग यहां देखते हैं। तो जुलाई 1909 में मदन लाल ढींगरा ने भारतीय सचिव, इंडियन सेक्रेटरी के एचडीसी कर्नल पर विलियम कर्जन वाइली को गोली मार दी। अब देखिए मदन लाल ढींगरा क्या कर दिए? एक को ढेर कर दिए, ढींगरा जी एक को गोली मार के ढेर कर दिया। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? जुलाई 1909 में मदन लाल ढींगरा ने भारतीय सचिव के एचडीसी कर्नल सर विलियम, अंडरलाइन कर देंगे जिनको गोली लगा, कर्नल सर विलियम कर्जन वाइली, ठीक है। आप सिर्फ कर्नल कर्जन याद रखेंगे या विलियम सर विलियम याद रखेंगे तो आपका हो जाएगा काम। तो भारतीय सचिव के एडीसी सर विलियम कर्जन वाइली को गोली मारकर उनका हत्या कर दिए। कौन? मदन लाल ढींगरा। तो ढींगरा को फांसी की सजा दी गई और वो पकड़ा गए अंग्रेजों के द्वारा, वो पकड़ लिए गए और उनको फांसी की सजा सुनाई गई और उनको फांसी दे दिया गया। और इस षड्यंत्र में शामिल होने के लिए सावरकर को गिरफ्तार कर वापस कहां भेज दिया गया? भारत, जहां पर उन पर क्या चला? मुकदमा चला। तो ये
पॉइंट इंपॉर्टेंट है सावरकर को लेके, आप याद रखिएगा। सावरकर को अभी यहाँ पर हम लोग आज सावरकर का किस चीज में बात कर रहे थे, तो आप देखें कि श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन से पेरिस चले गए, तो इंडिया हाउस का नेतृत्व करने के लिए फिर यहाँ पर रहा कौन, वीडी सावरकर। फिर आप देखेंगे कि मदन लाल जो ढींगरा थे वो भारतीय सचिव के एडीसी का हत्या कर दिए, और हत्या करने के बाद उसमें अंग्रेजों को ये पता चला कि इसमें कौन मिले हुए थे, ढींगरा को तो फांसी हो गई लेकिन उसमें और लोग सम्मिलित थे, उसमें से एक थे वीडी सावरकर। तो वीडी सावरकर को क्या कर दिया गया, वीडी सावरकर को पकड़कर इंडिया भेज दिया गया, और इंडिया पर इन पर क्या चला, मुकदमा चला। वही चीज लिखा हुआ है आपका यहाँ पर, आप देखेंगे। तो ढींगरा को फांसी की सजा दी गई, और इस षड्यंत्र में शामिल होने के लिए सावरकर को गिरफ्तार कर भारत भेजा गया, जहां उन पर मुकदमा चलाकर देश निकाला दे दिया गया। आप देखिए, उनको देश निकाला मतलब देश छोड़ने का आदेश दे दिया गया कि अब तुम इस देश में नहीं रह सकते, ठीक है। पेरिस में, अब यहां तक आपका ये श्याम जी के बारे में और मदन लाल ढींगरा के बारे में और वीडी सावरकर के बारे में यहां तक कहानी समाप्त हो गया। अब आगे आप देखेंगे पेरिस में, यहां तक तो बात लंदन का हो रहा था, अब पेरिस में क्या हो रहा था, तो पेरिस में सरदार सिंघवी रेवा भाई राणा और श्रीमती भिकाजी रुस्तम कामा, ठीक है। तो अंडरलाइन करेंगे ये दोनों क्रांतिकारियों को, सरदार सिंह जी रेवा भाई राणा और श्रीमती भिकाजी कामा, ठीक है। बहुत ही अंग्रेजों को नाक में दम करवाने वाली लेडी थी श्रीमती भिकाजी कामा। आतंकवादी कार्रवाइयों का संचालन कर रहे थे। तो पेरिस में दो लोग थे, एक राणा एक कामा, आप याद रखेंगे। पेरिस में दो लोग थे, एक राणा और एक कामा, ठीक, का संचालन कर रहे थे लाला हरदयाल। अब देखिए लाला हरदयाल किस पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो गदर पार्टी, ठीक है। इनके बारे में अभी वही चीज आगे आपका मिल जाएगा। तो लाला हरदयाल और उनके साथियों ने 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। अंडरलाइन करेंगे टोटल 1913 ईस्वी में, कहां पर, सैन फ्रांसिस्को में, किस पार्टी की, गदर पार्टी की स्थापना की, ठीक है। संस्था ने एक साप्ताहिक पत्र भी निकाला, गदर भी प्रकाशित की, जिसका नाम था गदर। तो एक ये लोग साप्ताहिक पत्रिका निकाले थे और उस पत्रिका का भी नाम क्या था, गदर। तो पार्टी का भी नाम क्या था, गदर पार्टी, और पत्रिका का भी नाम क्या था, गदर नाम था, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें तो जो पत्रिका थी वो क्या कर रही थी, तो जो भी पत्रिका यहां पर छप रहा था सब क्रांतिकारियों के आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए प्रकाशित की जाती थी, ठीक है। आगे अगर हम लोग चर्चा करें, गदर पार्टी का उद्देश्य अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध बगावत को बढ़ावा देना था, ठीक है। तो गदर पार्टी का उद्देश्य, इसको भी आप अंडरलाइन करेंगे, तो किस उद्देश्य से ये पार्टी बना था, तो अंग्रेजी सत्ता के विरोध में उनका बगावत, उनका विरोध करने के लिए, जो भी उनका विरोध कर रहे हैं उन लोगों को बढ़ावा देने के लिए गदर पार्टी को बनाया गया था। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो अभी हम लोग किन किन लोगों का चर्चा कर ली, एक बार आपको मैं रिवाइंड करवा दूं। सबसे पहले श्याम जी कृष्ण वर्मा, इंडिया हाउस मेन, फिर आप देखेंगे उनका वहां पर वो छोड़ के गए तो वीडी सावरकर जी संभाले। फिर वो क्या हुए, मदन लाल ढींगरा जब हत्या कर देते हैं इंडियन सेक्रेटरी के मुख्य एडीसी का, तो क्या होता है, सावरकर जी को पकड़ के, ढींगरा जी को तो फांसी दे दिया जाता है और सावरकर जी को पकड़ के भारत भेज दिया जाता है, जहां पर उनको देश निकाला का आदेश दे दिया जाता है। फिर आगे हम लोग देखें कि पेरिस में दो लोग, कौन, कामा और राणा, दो लोग मिलके वहां पर क्रांतिकारी संगठन को आगे बढ़ा रहे थे, उसको हवा दे रहे थे। और फिर आप देखेंगे कि गदर पार्टी जो है सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के द्वारा 1913 में सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की गई। उन लोग एक पत्र भी निकाले थे, पत्र का नाम क्या था, गदर, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो लोग भी अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत कर रहे हैं उनको और बढ़ावा देना, उनको और सहायता प्रदान करना, ठीक है। आगे अगर हम लोग चर्चा करें, इसी प्रकार बर्लिन से क्रांतिकारी पत्र तलवार प्रकाशित किया गया। तो आप अंडरलाइन करेंगे, बर्लिन से एक पत्रिका निकलती थी जिसका नाम था तलवार। ये भी, इसका भी काम वही था, जितना भी अंग्रेजों के विरुद्ध ये लिख पा रहे थे और लोगों को जागरूक कर रहे थे उन लोग के विरोध में, वो ये
कर पा रहे थे। आगे हम लोग देखें, क्रांतिकारियों ने लंदन में कमाल पाशा से भी भेंट की। ठीक है, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो क्रांतिकारियों ने लंदन में कमाल पाशा से भी भेंट की। भारत और मिस्र के क्रांतिकारियों का सम्मिलित सम्मेलन ब्रुसेल्स में हुआ। इस चीज को आप अंडरलाइन कर लेंगे। जो क्रांतिकारी भारत के थे और कुछ क्रांतिकारी मिस्र इजिप्ट के थे, तो उन क्रांतिकारियों का एक सम्मेलन बुलाया गया था जहां पर वो लोग मिले थे। कहां पर? ब्रुसेल्स में। ठीक है, अंडरलाइन कर लेंगे इस चीज को। बैंकॉक और चीन के गुरुद्वारे क्रांतिकारी विचारों के केंद्र बन गए थे। तो बैंकॉक और चीन के जो गुरुद्वारे थे वहां पर क्रांतिकारी संगठन मिलते थे, एक दूसरे का विचार प्रकट करते थे, एक दूसरे को समझते थे और समझाते थे, और एक व्यापक मुद्दे को लेके वहां पर चर्चा चलती थी। ठीक है, तो आगे अगर हम लोग चर्चा करें, नेक्स्ट स्लाइड में, अब देखिए, तो ये हम लोग कुछ विदेश के बारे में चर्चा किए। जितना भी विदेश में कार्यक्रम हुए, चाहे वो मैडम भीकाजी कामा हो, लाला हरदयाल हो, श्याम जी कृष्ण वर्मा हो, वीडी सावरकर हो। खैर, वीडी सावरकर का तो इस देश में भी योगदान था, भारत में और विदेश में भी। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि हमारे जो युद्ध हुआ था, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, उसके बाद कुछ हमारे देश में ऐसे संस्था बने थे जो कि क्रांतिकारी कामों में संलिप्त थे, उसमें सम्मिलित थे, क्योंकि वो चाहते थे डायरेक्ट एक्शन करके अंग्रेजों को यहां से निकाल देना। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों का वो विरोध करते थे और कोई भी तरीके से, क्रांतिकारी तरीके से या नॉन वायलेंस तरीके से उन लोग को यहां से निकाल के बाहर करना चाहते थे। तो उन लोग में से कुछ इंपॉर्टेंट यहां पर जो आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है, उन लोग के बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो आप देखेंगे 1919 ईस्वी तक भारत और विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियां धीमी पड़ गई। तो 1919 ईस्वी में भारत और विदेशों में जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी वो धीरे पड़ गई थी, क्योंकि क्या हुआ था, पहला विश्व युद्ध हुआ था, और विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ था, इकोनॉमी ब्रेकडाउन हुआ था। तो इकोनॉमी खत्म हो जाएगा तो आपका पेट नहीं भरेगा, पेट नहीं भरेगा तो आप क्रांतिकारी संगठन में कैसे संलिप्त होंगे। ठीक है, तो मेन कारण था जो विश्व युद्ध हुआ था वो, तो उसके कारण जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी वो धीमी पड़ गई थी। परंतु जैसे ही आप देखे थे कि 1920 में गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किए थे, तो वहां से कुछ फल नहीं निकला। आपको पता है कि वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। तो इससे हुआ क्या कि उस समय जो नौजवान क्रांतिकारी लोग थे, उन लोग अपना एक सोचे कि अब इन लोग से कुछ नहीं होगा, अब हम लोग को एक अपना संगठन बनाना पड़ेगा, एक रेवोल्यूशनरी संगठन बनाना पड़ेगा, और हम ही लोग अंग्रेज को प्रत्यक्ष रूप से जवाब देके उन लोग को यहां से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे यहां पर, परंतु विद्रोह की भावना बिल्कुल नष्ट नहीं हो सकी। ठीक है, क्रांतिकारी गतिविधियां धीरे हो गई, लेकिन लोगों के मन में तो अभी भी था कि हम लोग को देश छीनना है अंग्रेजों से, और अंग्रेजों को यहां से भगाना है। तो आप देखेंगे 1921 ईस्वी के असहयोग आंदोलन की विफलता ने आतंकवादी कार्यों को फिर से बढ़ावा दिया। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जैसे ही असहयोग आंदोलन गांधी जी वापस ले लेते हैं, तो ये क्या होता है, जितने भी क्रांतिकारी संगठन में संलिप्त लोग थे, उन लोग के मन में ये गहरी चोट पहुंचाता है कि ये गांधी जी को नहीं करना चाहिए था, और उन लोग फिर अब अपना संगठन बनाने के बारे में सोचते हैं। तो 1921 ईस्वी के असहयोग आंदोलन की विफलता ने आतंकवादी कार्यों को फिर से बढ़ावा दिया। यह आंदोलन अब समाजवादी मोड़ ले रहा था, मतलब समाज के लोग, सारे लोग इससे क्या हो रहे थे, जुड़ते जा रहे थे। बंगाल की पुरानी गुप्त संस्थाओं को पुनर्जीवित किया गया। तो उस समय देखे थे आप, जितना भी बंगाल में गुप्त संस्थाएं चल रही थी विश्व युद्ध के पहले, सबको फिर से जीवित किया गया, सब फिर से अपना काम में वापस जुट गए। इस बार की एक नई विशेषता यह थी कि एक अखिल भारतीय क्रांतिकारी संगठन की आवश्यकता महसूस की गई। अब देखिए, जितने भी लोग हैं,
आप अलग अलग कितनों बोल लीजिए कि हम अंग्रेज को भगाएंगे, मार के भगाएंगे या फिर कुछ भी करके आप भगाएंगे, लेकिन आपका एक मत होना जरूरी है, और एक मत होने के लिए आपका एक संगठन होना जरूरी है। जब संगठन बनेगा, उसका कोई लीडर होगा और सब कुछ आपका प्लान तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से चलेगा, तभी आपका जो ये आपका एम है कि अंग्रेज यहां से चले जाएं, उस चीज पर आप कामयाब होंगे। अब एक एक करके कोई, ये आदमी कुछ और बोल रहा है, वो आदमी कुछ और बोल रहा है, एक और आदमी कुछ और बोल रहा है, तो सबका मत एक होने से, एक नहीं होने से क्या होगा कि अंग्रेज आपका फिर से दमन कर देंगे, जैसे वो 1857 की क्रांति में किए थे। आपको याद होगा, मैंने आपको वो भी पढ़ाया है। आगे में अगर डिस्कस करूं तो यहां पर क्या है, यह आंदोलन अब समाजवादी मोड़ ले रहा था। बंगाल की पुरानी गुप्त संस्थाओं को पुनर्जीवित किया गया। इस बार की एक नई विशेषता यह थी कि अखिल भारतीय क्रांतिकारी संगठन, तो आप अंडरलाइन करेंगे, एक अखिल भारतीय क्रांतिकारी संगठन की आवश्यकता महसूस होने लगी। अब यहां पर एक क्रांतिकारी संगठन बनेगा। आप देखिएगा क्या बनता है, जो विभिन्न भागों में क्रांति का संचालन उचित ढंग से कर सके। ठीक है। इस उद्देश्य से अक्टूबर 1924 ईस्वी में, अंडरलाइन कीजिएगा उस बात को, इस उद्देश्य से अक्टूबर 1924 ईस्वी में देश के प्रमुख क्रांतिकारियों का एक सम्मेलन कानपुर में हुआ। तो इसी उद्देश्य को मिड पॉइंट में रखते हुए 1924 में क्या हुआ, देश के प्रमुख जितने भी क्रांतिकारी संगठन, छोटे छोटे संगठन थे, उन लोग का एक सम्मेलन कहां हुआ, कानपुर में हुआ। तो वहां पर कुछ डिसीजन लिया गया होगा। तो हम लोग देखते हैं कि इस जो सम्मेलन थे, इसमें कौन कौन लोग भाग लिए थे। तो आप देखेंगे सचिन सन्याल, उनका पूरा नाम है सचिंद्र नाथ सन्याल। नेक्स्ट है राम प्रसाद बिस्मिल, नाम सुने हैं आप। नेक्स्ट भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण वर्मा, चंद्रशेखर आजाद आदि ने भाग लिया। तो ये सब बड़े नाम हैं, बड़े क्रांतिकारी हैं ये सब, जो देश को आजाद कराने में अपनी अहम भूमिका निभाए थे। तो नाम आप फिर से देख लीजिए, सचिन सन्याल, ये हो गए सचिंद्र नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण वर्मा और चंद्रशेखर आजाद। ठीक है। आगे हम लोग देखें, इसी सम्मेलन के पश्चात हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना की गई। तो आप अंडरलाइन करेंगे इसको कि HRA का स्थापना 1924 में इसी सम्मेलन के दौरान किया गया था। तो आपसे अगर कोई पूछे कि HRA में कौन कौन सम्मिलित थे, तो ऊपर जो आप नाम पढ़े तो वो लोग सम्मिलित थे। ठीक है। इसकी शाखाएं भारत के अन्य भागों में भी खोली गई। अन्य अन्य जगह पर HRA का जो संस्था था, जो आप बोल सकते हैं कि एक डिपार्टमेंट के तौर पर ये काम कर रहा था क्रांतिकारियों का, उसको ये खोला गया। इस संस्था के मुख्य उद्देश्य क्या क्या थे, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, इस जो ये शाखाएं खोली थी विभिन्न जगह, किसकी, HRA की, उसके कुछ मुख्य उद्देश्य थे। तो उसके मुख्य उद्देश्य आपके सामने यहां पर दिख रहा है। तो क्या क्या उसके मुख्य उद्देश्य, तो ये लोग सबसे पहले तो गांधी जी के राह पर चलने वाले बिल्कुल नहीं थे। तो पहला पॉइंट ही वो लिख दिए हैं क्या, कि गांधी की अहिंसात्मक नीति के विरोध जनमानस को तैयार करना। गांधी जी जो बोलते हैं कि हम हिंसा नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, तो ये लोग बोल रहे थे कि लोगों को जागरूक करना है कि हिंसा नहीं करेंगे, बोलने से नहीं चलेगा। अगर अंग्रेजों को भगाना है तो गांधी जी की तो अहिंसात्मक नीति थी, उसके विरोध में आप लोग को जगना पड़ेगा। अंग्रेजों को यहां से भगाने के लिए आपको कुछ भी करना पड़ सकता है, हिंसा का भी प्रयोग करना पड़ सकता है। इसलिए आप गांधी जी की नीति को फॉलो नहीं करें। ठीक है। दूसरा क्या आपका उद्देश्य था, उन जो HRA बना था, और किस उद्देश्य से बना था, तो आप देखेंगे स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई करना। मतलब कोई रिक्वेस्ट नहीं, कोई प्लीडिंग नहीं, कुछ नहीं, जो करना है प्रत्यक्ष रूप से हमको चाहिए, मतलब चाहिए। इस तौर पर हम लोग, जो उद्देश्य था HRA का, इस चीज पर काम करता था, एकदम प्रत्यक्ष रूप से ये करवाना है, मतलब करवाना है। ठीक है। आगे अगर आप चर्चा करें इसमें और किस उद्देश्य से ये बनाया गया था, तो भारत में एक संघीय गणतंत्र की स्थापना हो, इस चीज का। तो 3 उद्देश्य से आप इस चीज को लिखेंगे अपने कॉपी में और अंडरलाइन करेंगे कि किस उद्देश्य से
HRA का स्थापना किया गया था। तो पहला उद्देश्य क्या था, गांधी जी का जो अहिंसात्मक नीति है उसको फॉलो नहीं करना। दूसरा क्या था, स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए क्या करना है, प्रत्यक्ष रूप से कार्रवाई करना है। और यहां पर हम लोग को एक संघीय गणतंत्र चाहिए, अपना रिपब्लिक चाहिए, यूनियन रिपब्लिक का मांग यहां पर हो रहा था, उसकी स्थापना करने की बात यहां पर हो रही थी। तो अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संस्था ने हथियार बनाने और सरकारी खजाने लूटने की भी योजना बनाई। अब देखिए, इनका उद्देश्य तो डायरेक्ट एक्शन वाला था, आप देखेंगे तो उद्देश्य इतना जब टफ है, इतना खतरनाक जब उद्देश्य है, तो उसके लिए आपको हथियार का भी जरूरत पड़ेगा, बम का भी जरूरत पड़ेगा और अन्य सामग्री का जरूरत पड़ेगा, जिससे आप अंग्रेजों का सामना कर पाए। ठीक है, क्योंकि ये लोग अंग्रेजों का सेवा करने का तो संगठन नहीं बनाए थे, इन लोग विरोध करने का संगठन बनाए थे, वो भी वायलेंस तरीके से, हिंसात्मक तरीके से। तो उसके लिए लोग क्या करते थे, जहां जहां भी हथियार या कुछ भी ऐसा जो वहां से अंग्रेजों के पास से ये लूट के अपने क्रांतिकारियों में बांट सके, जिससे वो अंग्रेजों का विरोध कर सके, ये काम वो करते थे। तो वो क्या क्या सा काम था, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संस्था ने हथियार बनाने और सरकारी खजाने लूटने की भी योजना बनाई। ठीक है, संस्था का प्रथम महत्वपूर्ण कार्य काकोरी की ट्रेन डकैती। तो काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी का नाम आप सुने होंगे। ये लोग क्या किए थे, ट्रेन को लूट लिए थे, काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, 1925 में ये हुआ था, काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी, काकोरी ट्रेन डकैती। इस ट्रेन द्वारा अंग्रेजी खजाना ले जाया जा रहा था, तो क्रांतिकारियों ने ट्रेन पर आक्रमण कर उसे क्या कर लिया, लूट लिया। परंतु वे शीघ्र ही पकड़े गए, जो जो इसमें संलिप्त थे सब पकड़े गए। उन पर कौन सा षड्यंत्र का मुकदमा चला, तो काकोरी षड्यंत्र का मुकदमा चला 1925। अंडरलाइन करेंगे आप, काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। तो जो जो पकड़े गए उन पर कौन सा केस चला, काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। ठीक है, काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस उन पर चला। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान सहित 4 व्यक्तियों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। ठीक है, तो इस चीज को आप अंडरलाइन करेंगे, कौन कौन इसमें संलिप्त थे। तो उनमें से मेन कौन थे, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान, ये दोनों को फांसी की सजा हुई। ठीक है, इनके साथ मतलब टोटल 4 व्यक्तियों को फांसी की सजा हुई, कुछ को आजीवन कारावास की सजा दी गई। इस घटना ने क्रांतिकारियों के संगठन को कमजोर कर दिया। तो अब डायरेक्ट आपको फांसी अगर दे दी जाए, वो भी बड़े बड़े नेता को, ये सब बड़े बड़े नेता थे आपके, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान, ये सब क्रांतिकारियों के बड़े नेता थे। तो उन लोग को फांसी दे देंगे तो कोई भी संगठन क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाता है। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें तो इस घटना ने क्रांतिकारियों के संगठन को कमजोर कर दिया, परंतु वे हताश नहीं हुए। लेकिन जो विल पावर था ना इन क्रांतिकारियों का, वो बहुत स्ट्रांग था, ये जल्दी हताश होने वालों में से नहीं थे। फिर आगे क्या हुआ, जब ये HRA टूट के कमजोर हो गया, तो फिर आगे जाके 1928 में एक और आपका क्रांतिकारी संगठन का जन्म हुआ, इसी नाम से जन्म हुआ, बस उसमें एक नाम और आ गया, क्या, रिपब्लिक। अभी हम लोग बात करेंगे उसके बारे में थोड़ी देर में। तो आप देखेंगे इस घटना ने क्रांतिकारियों के संगठन को क्या कर दिया, कमजोर कर दिया, परंतु वे हताश नहीं हुए। लेकिन 1928 में चंद्रशेखर आजाद ने, अंडरलाइन करेंगे, चंद्रशेखर आजाद वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद क्या ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने खुद को गोली मार ली थी, कहां पे, अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में खुद को गोली मार के अपनी जान दे दी थी। ठीक है, तो 1928 ईस्वी में चंद्रशेखर आजाद ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व संभाला। उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो इसके पहले क्या था सिर्फ आपका, तो इसके पहले HRA था,
ठीक है। अब आपका रिपब्लिक तो था ही, सोशलिस्ट वर्ड और जुड़ गया, तो अब ये क्या हो गया, HSRA। ठीक है, HSRA संगठन का स्थापना कौन किए थे, तो चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रख दिया, और शॉर्ट फॉर्म में HSRA। ठीक है, अब इस संगठन के द्वारा इसमें इसमें कौन कौन सम्मिलित हुए, तो इस संगठन में आप देखेंगे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सब लोग इस संगठन को क्या करने लगे, ज्वाइन करने लगे। ठीक है, इस संस्था ने आतंकवादी गतिविधियां तीव्र कर दी, तो ये संस्था और चंद्रशेखर आजाद हो गए, भगत सिंह हो गए, ये लोग और अपना व्यापकता दिखाने लगे अंग्रेजों के खिलाफ, और क्या करने लगे, जो भी इन लोग का आतंकवादी गतिविधियां थी, क्योंकि गुस्सा तो मन में था ही कि इन लोग के जो HRA के ग्रुप के मेंबर थे उन लोग को क्या हो गया, फांसी हो गया, तो ये लोग अंग्रेजों के विरुद्ध जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी उसको और क्या कर दिए, लोग तेज कर दिए। तो 1928 ईस्वी में विख्यात क्रांतिकारियों भगत सिंह आजाद और राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह आजाद और राजगुरु ने लाहौर के सहायक पुलिस कप्तान सॉन्डर्स की हत्या कर दी। अंडरलाइन करेंगे इस पॉइंट को। अब यही क्या होगा, जो सॉन्डर्स का हत्या किए ना ये, और जो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो बॉम्ब कांड होगा, यही दोनों कारण बनेगा भगत सिंह को फांसी में चढ़ाने का। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये सॉन्डर्स का हत्या। तो 1928 ईस्वी में कौन कौन, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु, कहां पर, लाहौर में। जो सहायक पुलिस कैप्टन थे सॉन्डर्स, उनकी क्या कर दिए, इन लोग गोली मार के हत्या कर दिए। इसका कारण था कि इस अधिकारी ने साइमन कमीशन के बहिष्कार के अवसर पर लाला लाजपत राय पर क्या चलवा दी थी, लाठी चलवा दी थी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस चीज का रोष भगत सिंह के अंदर था, और वो लोग इसका क्या कर दिए, हत्या कर दिए। ठीक है, आगे अगर हम लोग देखें तो साइमन कमीशन का बहिष्कार के अवसर पर लाला लाजपत राय पर जो गोली चली, लाठी चली थी, और उस लाठी से जो लाला लाजपत राय का मृत्यु हो गया था, उसके रोष में इन लोग उनकी हत्या कर दिए थे। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, आपको याद होगा, आप भगत सिंह मूवी भी अगर देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो एक बार देखिएगा जरूर। भगत सिंह मूवी देखेंगे तो आपको ये पूरा कहानी जो भी मैं बता रहा हूं सब वहां पर डिटेल में दिखाया जाएगा आपको। तो 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ये दोनों क्या करते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली चल रहा था उसमें बम फेंक देते हैं। ठीक है, तो वहां पर 2 बिल पास हो रहा होता है, उस लेजिस्लेटिव असेंबली में 2 बिल पास हो रहा होता है। आप कमेंट करके बताएंगे वो दोनों बिल का नाम क्या है, आप कमेंट करके बताएंगे उन दोनों बिल का नाम क्या है जो उस लेजिस्लेटिव असेंबली में पास हो रहा था। ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है कि उस जगह जहां पर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जहां पर बम फेंके थे, वहां पर जो बिल पास हो रहा था वो दोनों बिल का नाम क्या था, आप इसका आंसर कमेंट में देंगे। ठीक है, तो 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में क्या फेंक दिया, बम फेंका। अभी मैंने इसके बारे में चर्चा की। इसका उद्देश्य बाहरी सरकार को आवाज सुनाना था, मतलब सरकार को जगाने के उद्देश्य से वहां पर बम फेंका गया था, ना कि किसी को नुकसान पहुंचाने के मकसद से। ये इनका कहना था, इनका उद्देश्य था बाहरी सरकार को आवाज सुनाना। बम फेंकने के बाद दोनों ने अपनी गिरफ्तारियां भी दी। ठीक है, दोनों अपने आप को गिरफ्तार करवा लिए। तो ये हो गया था आपका भगत सिंह का। फिर इन लोग को जेल हुआ। फिर क्या होगा, जेल में इन लोग, जो जेल के कैदी थे उन लोग का बहुत बुरा स्थिति था। वहां पर भी 2 नीति चलता था, जो अंग्रेज कैदी थे उन लोग को ठीक से रखा जाता था, जो इंडियन कैदी थे उन लोग को उतना ठीक से नहीं रखा जाता था, कुछ भी खाने के लिए दे दिया जाता था। तो उसका विरोध भी भगत सिंह कर रहे थे और मांग कर रहे थे कि जैसे अंग्रेज को रखा जा रहा है वैसे ही भारतीय कैदियों को भी रखा जाए। ठीक है, और वो वहां से जेल में रह के ही पूरे देश को एकजुट करना चाहते थे भगत सिंह, और चाहते थे सब देश के लोग जो भगत सिंह का जो HSRA है उसमें वो उनका साथ दे और अंग्रेजों का विरोध पुरजोर तरीके से करे। ठीक है, आगे आप देखेंगे 1930 ईस्वी में सूर्य सेन ने चटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर आक्रमण कर अनेक अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। इंपॉर्टेंट है ये सूर्य सेन। ठीक है,
चटगांव आर्मरी, चटगांव आर्मरी रेड, चटगांव आर्मरी रेड में सूर्य सेन ने क्या किया? 1930 में उनके शस्त्रागार, जो उनकी आर्मरी थी जहां पर उन लोग अपना हथियार रखते थे, वहां पर जाके उसको लूट के जो अंग्रेजी अधिकारियों की, बहुत सारे अंग्रेजी अधिकारियों की क्या कर दिए? हत्या कर दिए। इस अभियान में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। ये इंपॉर्टेंट लाइन आपको देखना है। सूर्य सेन ने चटगांव में अपने आप को प्रांतीय स्वतंत्र भारत सरकार, प्रांतीय स्वतंत्र भारत सरकार का प्रधान भी घोषित किया। आपको पता है कि ये जो सूर्य सेन थे, उनके साथ जो महिलाएं थी, ये वहां पर जो आपका, जहां पर लोग चटगांव में रह रहे थे, वहां पर अंग्रेजों का जाना तक मुश्किल कर दिए थे। इतना ये लोग अपना भय बना दिए थे उस एरिया में, चटगांव वाले एरिया में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सूर्यसेन ने चटगांव में अपने आप को प्रांतीय स्वतंत्र भारत सरकार का प्रधान भी घोषित किया। इस चीज को आप अंडरलाइन करेंगे। सरकार इन क्रांतिकारी कार्रवाइयों से बुरी तरह घबरा उठी थी, ठीक है, और इसे कुचलने पर आमादा हो गई थी। क्रांतिकारियों के साथ अनेक निर्दोष व्यक्ति भी पकड़कर जेलों में बंद कर दिए गए। अब अंग्रेज क्या हो गया? घबरा गए थे। वो किसी को भी चाह रहे थे जेल में बंद करे, तो वो जो निर्दोष नागरिक लोग थे उन लोग को भी पकड़ पकड़ के जेल में डालते जा रहे थे, ठीक है। क्रांतिकारियों ने जेलों में भी अपना मनोबल नहीं खोया। तो आपको पता है, मैंने बताया, जैसे ही भगत सिंह को जेल में डाला गया तो वो लोग और कैदियों, भारतीय कैदियों के साथ मिलके वहां पर लोग क्या करने लगे? फास्ट करने लगे। क्यों? क्योंकि वो अच्छा खाना मिले, अच्छा बुक्स मिले, उन लोग को न्यूज़पेपर मिले, लिखने के लिए पेन मिले, ये सब का वो लोग मांग कर रहे थे, ठीक है। उसके लिए लोग भूख हड़ताल वहां पर किए हुए थे। उदाहरण स्वरूप जेलों की दुर्व्यवस्था का विरोध में जतिन दास, ये भगत सिंह के साथ ही थे जतिन दास, जिन्होंने 64 दिनों तक अनशन किया। यहाँ 63 लिखा हुआ है, 64 दिनों तक अनशन किया, बिना अन्न के रहे हैं ये, ठीक है। अनशन के पश्चात अपने प्राण त्याग दिए। सरकार इससे विचलित नहीं हुई, लेकिन सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो ठीक है, मर गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सिर्फ दिखाने के लिए था। कहीं ना कहीं सरकार पर इसका विरोध जो चल रहा था हिंदुस्तानियों के द्वारा, सरकार जानती थी कि कोई अगर मरता है तो इसके लिए जो लोगों का गुस्सा है उससे अंग्रेजों को कौन बचाएगा। इसके बारे में सरकार जानती थी कि लोगों का गुस्सा से अगर बचना है तो इसका कुछ ना कुछ निवारण निकालना पड़ेगा, समाधान निकालना पड़ेगा। आगे अगर आप देखें तो 63 दिनों के अनशन के पश्चात अपने प्राण त्याग दिए। सरकार इससे विचलित नहीं हुई, उसका दमन चक्र चलता गया। वो अपना दमन चक्र चलाती गई। लाहौर षड्यंत्र कांड में, अब मैंने आपको बताया लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, इसका हवाला दे के वो क्या करती है? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कहां चढ़ा देती है? फांसी पे चढ़ा देती है। वही चीज यहां पर लिखा हुआ है, आप यहां पर देखें, ठीक है। यहां तक हम लोग पढ़ लिए थे। सरकार इससे विचलित नहीं और उसका दमन चक्र चलता गया। तो लाहौर षड्यंत्र कांड मतलब लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। तो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में याद है आपको ना, सॉन्डर्स की हत्या, बॉम्ब कांड, ठीक है। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में फंसाकर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931, अच्छा फैसला कब हुआ था कि 24 मार्च को फांसी देना है, लेकिन अंग्रेजों को पता था कि 24 मार्च को लोग तैयार रहेंगे, जेल के बाहर एकदम लोगों का हुजूम जमा रहेगा, तो फांसी देके भगत सिंह को वहां से निकालने में भगदड़ हो सकता है। इसलिए वो लोग एक दिन पहले रात को 23 मार्च 1931 को तीनों को क्या करते हैं? फांसी में लटका देते हैं। उसके बाद ये लोगों को तो फांसी हो गया, तीनों को, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हो गया। अब चंद्रशेखर आजाद के साथ क्या हुआ? तो अल्फ्रेड पार्क में एक मुखबिर जो था वो अंग्रेजों को बता देता है कि चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर आए हुए हैं। तो उनके पास क्या होता है? एक बंदूक होता है, पिस्टल, उसमें 6 गोली या जितना गोली उसमें लगता होगा उनके पास था, और गोली भी उतना नहीं थी उनके पास। तो जो भी लास्ट गोली बची थी चंद्रशेखर आजाद के पास
वो अपने आप को मार के इस चीज को अपने आप को वो खत्म कर देते हैं। तो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। चंद्रशेखर आजाद भी फरवरी 1931 में ही इलाहाबाद में एक पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। तो मारे नहीं गए, वो खुद अपना हत्या कर लिए, खुद अपने आप को खत्म कर लिए। उसके बाद सूर्यसेन को 1933 ईस्वी में फांसी की सजा सुनाई गई। फलस्वरूप क्रांति संगठन, जो क्रांतिकारी संगठन था, वो क्या हो गया, अंग्रेजों के दमनकारी नीति से सब छिन्न भिन्न हो गया। अब इसी में भगत सिंह के बारे में और गांधी जी के बारे में ये बोला जाता है कि जिस समय गांधी इरविन पैक्ट चल रहा था, उस समय अगर गांधी जी बोल देते कि जो हिंसात्मक तरीके से अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे और जो अहिंसात्मक तरीके से अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे, दोनों को अगर छोड़ दिया जाए तो भगत सिंह का जान बच सकता था, ऐसा लोगों का कहना था, कुछ इतिहासकारों का कहना था। ठीक है, लेकिन भगत सिंह क्या चाहते थे, भगत सिंह खुद ही नहीं चाहते थे जेल से निकलना। वो चाहते थे हम जेल में जितना दिन रहेंगे, लोगों मेरे बारे में जो छपते रहेगा पेपर में, लोग उनसे सब कुछ जानते रहेंगे और देश में जो व्यापक विरोध है वो और बड़ा बनते चला जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो बातें चल रही थी कि भगत सिंह को गांधी जी बचा सकते थे, इसके बारे में मैंने अभी चर्चा की। ठीक है, तो आज मैंने जो चर्चा की है वो रिवॉल्यूशन, जो क्रांतिकारी संगठन था और जो क्रांतिकारी लोग थे उनके बारे में, HSRA, HRA, भगत सिंह और जो विदेश में क्रांतिकारी संगठन चले हैं, क्रांतिकारियों के बारे में मैंने चर्चा की। अगला क्लास में हम लोग जो इसका थर्ड पार्ट होगा रेवोल्यूशनरी मूवमेंट का, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे 1940, 1942 और उधम सिंह और जो और संलिप्त थे, इसमें सम्मिलित थे, वो इस चीज को, क्रांतिकारी को कैसे आगे बढ़ाएं और उनका क्या क्या इसमें योगदान रहा। ठीक है, तो आज का क्लास आपका यहीं तक है। ये जो भी नोट्स है आपको हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आप करेंगे क्या, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, आपको उनका लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर ले और इनका नोट से आप पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। और साथ ही साथ बुक्स जरूर पढ़ें, क्योंकि आप एक्स्ट्रा लिखेंगे आपका मार्क्स भी और अच्छा आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।